लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाई P, अर्थात P इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र P इक्वल टू 1/f डाइऑप्टर। और यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र 100/f। हम लोग देखते हैं कि P इक्वल टू 100/f कैसे होता है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/f और सेंटी का वैल्यू 10⁻², मीटर 10⁻² को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 10⁻²/f मीटर, फोकल लेंथ मीटर में, और ये 10⁻² को 100 लिख सकते हैं। देयरफॉर P इक्वल टू हो जाएगा 100/f डाइऑप्टर। एक्चुअली ये होता है पर मीटर, पर मीटर को हम लोग यहां पर बोलते हैं डाइऑप्टर। अतः लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वह डाइऑप्टर होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। हम लोग 10वीं क्लास से जानते हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। अब हम लोग लेंस के रेखीय आवर्धन अथवा आवर्धन पर विचार करते हैं, जिसे इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, के लिए आवर्धन अर्थात स्मॉल m धनात्मक मीन्स पॉजिटिव होता है, तथा वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स रियल इमेज के लिए आवर्धन स्मॉल m ऋणात्मक होता है। ये आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, इस पॉइंट का यूज न्यूमेरिकल्स में। अब हम लोग U तथा V के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U एंड V। ये U और V के टर्म्स में कन्वेक्स लेंस के लिए भी हो सकता है और कनकेव लेंस के लिए भी हो सकता है। तो हम लोग यहां पर एक लेंस कन्वेक्स लेंस के द्वारा देखते हैं। यही फॉर्मूला कनकेव लेंस के लिए भी सेम होता है। हम लोग फिगर बनाए, ऑब्जेक्ट को रखे, ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिससे एक किरण समानांतर पैरेलल चली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के फलस्वरूप ये जो है फोकस से होकर के गई। एक दूसरी किरण जो है वह प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरी, जो अपने सिद्ध में सीधे चली जाती है, और दोनों इस प्रकार से दोनों अपवर्तित रिफ्लेक्टेड रेज B' बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार से AB का वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में दोनों रेज, वास्तव में रिफ्लेक्टेड रेज दोनों मिल रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और दर्पण लेंस के दूसरे साइड में बनता है, A' B'। यहां पर हम लोग ABO और ट्रायंगल A' B' O पे विचार करते हैं। देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मींस समरूप है। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA' B' दोनों का ये कोण समान शीर्षाभिमुख कोण, और एक ही रेखा पे 90 डिग्री A और A' भी 90 डिग्री है। इस कारण से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर ट्रायंगल की जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। इन सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज OAB एंड ट्रायंगल OA' B' by AB equal to OA' by OA। A' B' ये जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और AB जो है वस्तु की ऊंचाई है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर मींस बाई डैश एक्सिस में
ये ऋणात्मक होता है तो h डैश हम लोग ऋणात्मक लिख दिए। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर मींस बाई एक्सिस में ये धनात्मक होता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक। जैसा कि आपको बताया कि साइन कन्वेंशन में कि एक्स एक्सिस की ओर धनात्मक और एक्स डैश की ओर जो होता है दूरी वो ऋणात्मक होता है, तो ओ ए डैश एक्स एक्सिस की ओर है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो हो गया ऋणात्मक हो गया। और ये दोनों का वैल्यू, ये सब का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h डैश बाई h इक्वल टू v बाई यू, माइनस से माइनस को हम लोग कैंसिल कर दिए। बाय डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसका स्मॉल m से, तो स्मॉल m इक्वल टू h डैश बाई h। इस h डैश बाई h के स्थान पे हम लोग m रख दिए, तो m बराबर v बाई यू। यही फॉर्मूला जो है कनकेव लेंस के लिए भी देखेंगे तो यही चीज आएगा, m बराबर v बाई यू। अब हम लोग f तथा u के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र देखेंगे। फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u, सिंस हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, मल्टीप्लाइंग बाई u बोथ साइड। ये u f और u के f ऑलवेज किसी भी लेंस के लिए कांस्टेंट होता है, बट u वेरिएबल होता है, तो यहां पर u के से हम लोग दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई u बोथ साइड्स, u बाई f इक्वल टू u बाई v माइनस u बाई u। u से u कैंसिल और करके लिखते हैं u बाई f इक्वल टू u बाई v माइनस 1। माइनस 1 को हम लोग बराबर की साइड ले आते हैं, तो u बाई v इक्वल टू u बाई f प्लस 1। और करके हम लोग लिखते हैं u बाई v इक्वल टू एलसीएम f u प्लस f, इसे हम लोग पलट देते हैं और कर लेते हैं v बाई u इक्वल टू f बाई u प्लस v। और अभी हम लोग प्राप्त किए हैं m इक्वल टू v बाई u फॉर लेंस। m इक्वल टू v बाई u इसके स्थान पे हम लोग रख देते हैं, देयरफॉर m इक्वल टू f बाई u प्लस f। तो ये आपका आ गया f और u के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब हम लोग देखेंगे f और v के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v। फिर लेंस सूत्र से ही हम लोग चलेंगे, सिंस 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v और माइनस 1 बाई u। अब क्या है ना कि f और v के पदों में है तो v से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, मल्टीप्लाइंग बाई v बोथ साइड, v बाई f इक्वल टू v बाई v माइनस v बाई u। ये v से v को हम लोग कैंसिल करते हैं, v बाई f इक्वल टू 1 माइनस v बाई u, माइनस v बाई u को हम लोग बराबर की साइड ले आते हैं और इसे हम लोग o साइड भेज देते हैं। तो और करके लिखते हैं v बाई u इक्वल टू 1, ये इधर जाने माइनस v बाई f, और करके लिखते हैं v बाई u इक्वल टू f एलसीएम, ये f माइनस v, और सिंस m इक्वल टू v बाई u, देयरफॉर m इक्वल टू f माइनस v बाई f। ये आपका फॉर्मूला f तथा v के पदों में आवर्धन का सूत्र आ गया। इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में करते हैं, ये दोनों फॉर्मूला का यूज न्यूमेरिकल्स बनाने में होता है, और इस पॉइंट से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा है। अब रेखीय आवर्धन से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1 और m लेस देन 1 हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यदि m बराबर 1 हो, यदि m बराबर 1 हो तो फॉर्मूला होता है आवर्धन का
एच डैश वाई एच इक्वल टू एम। अगर हम एम के स्थान पे 1 रखें तो एच डैश वाई एम एच डैश वाई एच इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच डैश इक्वल टू एच। इस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगा जब m बराबर 1 होगा। जब m ग्रेटर देन 1 हो तो सिंस एच डैश वाई एच इक्वल टू एम और कर लिखते हैं एच डैश वाई एच ग्रेटर देन 1, एच डैश ग्रेटर देन एच। जब m बड़ा होगा 1 से तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा। और तीसरा कंडीशन है यदि m लेस देन 1 हो, सिंस एच डैश वाई एच इक्वल टू एम और एच डैश वाई एच लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एच डैश लेस देन एच। इस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होगा। मीन्स अगर m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगा। m ग्रेटर देन 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा और m लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होगा। अब हम लोग विचार करते हैं कि जब दो लेंस को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसे हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकेंड दो के द्वारा देखेंगे। केस फर्स्ट में जब लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मुख्य अक्ष के अनुदिश से ये आपका लेंस है कि ये मुख्य अक्ष के अनुदिश वह मुख्य चलता है, इसके अनुदिश अगर दो बराबर भागों में काट दिया जाएगा तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। और दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर डिवाइड किया जाएगा, इस प्रकार से हाफ हाफ में बांट दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। केस 2 में हम लोग विचार करेंगे। तो एक लेंस ले लिए, काटने के पहले उसकी फोकस दूरी f और काटने के बाद मुख्य अक्ष के अनुदिश काटने के बाद फोकस दूरी f डैश। तो काटने के पहले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और काटने के बाद लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2, समीकरण 2 और समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिए 1/f ये कैंसिल हो गया और f डैश बाई f इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए f डैश इक्वल टू f। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस कंडीशन में लेंस कटे हुए भाग की लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो कटे हुए भाग की लेंस की फोकस दूरी पहले लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। एग्जांपल के लिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसे मुख्य अक्ष के अनुदिश बराबर भागों में काट दिया जाता है, तब कटे हुए भाग की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस कंडीशन में आंसर जो होगा वह 15 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम लोग केस 2 पर विचार करते हैं। जब लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है तब लेंस की फोकस दूरी, लेंस को काटने के पहले लेंस की फोकस दूरी f और इसे मुख्य अक्ष के लंबवत हम लोग बराबर भागों में काट दिए हैं। जब लंबवत काटते हैं तो उत्तल समतल लेंस एक बन जाता है समतल उत्तल लेंस। तो लेंस को काटने के पहले फोकस दूरी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूला लिख दिए। अब यदि ये समद्विउत्तल मतलब जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हो, यदि r1 बराबर r2 बराबर r हो तो हम लोग फॉर्मूला में r1 के स्थान पर भी r और r2 के स्थान पर भी r रखें। इस प्रकार से 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 r है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब काटने के बाद लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लेके 1/f डैश, क्योंकि फोकस दूरी हम लोग f डैश लिए हुए हैं, म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। अब क्या है ना कि अगर समतल उत्तल लेंस रह गया, समतल उत्तल लेंस, तो ये पहला सतह जिसकी वक्रता त्रिज्या ये समतल है तो r1 इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि ना वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल की, और ये उत्तल है जिसका दूसरा अपवर्तक सतह है, इसलिए r2 इक्वल टू हम लोग r ले लिए।
1 बाई एफ डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1, R1 के स्थान पे इन्फिनिटी और R2 के स्थान पे R। इस प्रकार से 1 बाई एफ डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटे R। समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिए, भाग देने पर इस प्रकार से कैलकुलेशन किए हम लोग, और कैलकुलेशन करने के बाद म्यू माइनस 1 कैंसिल, R कैंसिल, और एफ डैश बाई एफ इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो एफ डैश इक्वल टू 2f। तो इस प्रकार से यदि किसी लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो कटे हुए भाग की फोकस दूरी पहले के लेंस की फोकस दूरी के दुगनी होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और यदि उसे मुख्य अक्ष के लंबवत काट दिया जाए तो कटे हुए भाग की फोकस दूरी जो होगी वह 40 सेंटीमीटर होगी। एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन में यह पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं कि यदि किसी लेंस के आधे भाग को चांदीकृत मीन सिल्वर्ड अथवा काट दिया जाए तब लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार एवं उसकी तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा। चूंकि प्रतिबिंब की तीव्रता अर्थात प्रतिबिंब की चमक, ब्राइटनेस, वो लेंस के आकार के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। मींस लेंस जितना बड़ा होगा उसके द्वारा बने प्रतिबिंब जो होगा उतना ही चमकीला होगा, उतना ही उसका शार्पनेस होगा, इंटेंसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ एपर्चर। फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं, एक लेंस लिए, उसके आधे भाग को कलर कर दिए, वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। कलर करने के बाद भी प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश पर ही बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी लेंस के आधे भाग को काट दिया जाए अथवा काले रंग से पेंट कर दिया जाए तो उस स्थिति में उस लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिबिंब जितना का पहले बन रहा था उतना ही बड़ा कलर करने के बाद भी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता अर्थात प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। 1 मार्क्स में पूछता है कि यदि किसी लेंस के आधे भाग को कलर कर दिया जाए तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिबिंब आधा हो जाएगा, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि आकार में जैसे ही परिवर्तन होगा, यहां कहता है कि आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तीव्रता और चमक के। तो लेंस का आकार मतलब यहां से प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए आधे की जरूरत है, नीचे आधे का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आकार छोटा हो जाने के कारण से उस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जब कोई लेंस अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर के बना होता है तो उस स्थिति में उस लेंस के द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब की संख्या होगी और फोकस दूरी भी अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई लेंस 2 अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर बना है तब इस लेंस की फोकस दूरी की संख्या 2 होगी, क्योंकि लेंस जो है वह 2 अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। फिगर बी में देखिए, ये लेंस है, एक ये और एक कलर किया हुआ है, कलर्ड। तो एक अब इसका अलग अपवर्तनांक, इसका अलग अपवर्तनांक। ये जो व्हाइट है ये सबका अपवर्तनांक सेम है और ब्लैक सबका अपवर्तनांक सेम है। तो उस कंडीशन में ये 2 अपवर्तनांक से बना हुआ है, इसलिए इसके द्वारा जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब की संख्या 2 होगी, साथ ही साथ इसकी फोकस दूरी भी 2 होगी। ये फिगर ए में ये जो लेंस है ये μ1, μ2, μ3 3 अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है। ये μ3, μ2, μ1 फिर वही अपवर्तनांक आ जाता है। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग अपवर्तनांक से बना हुआ है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी, साथ ही साथ फोकस दूरी भी 3 होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था टाइप सी के अनुसार से कि चित्र में 4 अलग अलग अपवर्तनांकों से बना हुआ कोई लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि 4 अलग अलग अपवर्तनांक से, तो थ्योरी के अनुसार से लगता है कि 4 अलग अलग अपवर्तनांक से है तो प्रतिबिंब की संख्या भी 4 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं देता कि ये 4 अलग अलग अपवर्तनांक से है और कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर नहीं होता, सिर्फ 4 अलग अलग अपवर्तनांक से बना हुआ है, तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तब आंसर 4 होता।
लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस चित्र के अनुसार से कितना होगा। तो अब भी इसके पहले पॉइंट में हम बताए हैं कि अगर आधे भाग को कलर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब के आकार और प्रतिबिंब की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नीचे के दो पार्ट से इसमें ना प्रतिबिंब की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मींस μ3 और μ4 से इसकी संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। और यहां पर ये दो अलग अलग अपवर्तनांक है μ1 और μ2। इस प्रकार से प्रतिबिंब की संख्या 2 होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान देने योग्य बात है। तो हम लोग उस पॉइंट पर विचार करते हैं जिसमें लेंस के एक सतह को कलर्ड कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस के एक सतह पर चांदीकृत मीन सिल्वर्ड करने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन वन सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड। लेंस के एक सतह को हम लोग कलर्ड कर दिए। यहाँ पर है कि एक बिंदुवत वस्तु वो है जहां से किरणें चली, यहाँ पर जब सतह पर आई तो अपवर्तन की घटना हुई और किरणें मुड़ गई और मुड़ने के बाद फिर आई ये दूसरे सतह पर। जो दूसरा सतह है वह चांदीकृत मीन सिल्वर्ड किया हुआ है, यहाँ से परावर्तन की घटना होगी और किरण परावर्तन हुई। फिर जब ये सतह पर आई तो फिर अपवर्तन की घटना हुई। इस प्रकार से इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। मीन्स इस स्थिति में लेंस 2 बार और 1 बार दर्पण की तरह व्यवहार करता है। यदि लेंस की फोकस दूरी जब लेंस की तरह यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है उस कंडीशन में यदि लेंस की फोकस दूरी fl और दर्पण की फोकस दूरी fm हो तो 1/f बराबर 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/fl। एक अपवर्तन के लिए 1/fl लेंस की फोकस दूरी, फिर परावर्तन के लिए 1/fm फोकस दूरी मिरर के लिए, और फिर जब परावर्तित होती है तो फिर यहाँ पर आकर के अपवर्तन की घटना होती है तो फिर 1/fl और कैलकुलेशन करने के बाद 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। अब हम लोग अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कि जब इसके समतल भाग को कलर किया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जब इसके वक्र भाग को कलर किया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। केस फर्स्ट पर विचार करते हैं। जब समतलोत्तल लेंस मींस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के समतल पृष्ठ को चांदीकृत की गई है तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर 2 तरह का फिगर है, एग्जाम में एक बार फिगर पूछा था। इसका यहाँ पर से कि अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और समतलोत्तल लेंस के समतल भाग को कलर कर दिया जाता है तो उसका किरण आरेख बनाइए। तो उसका किरण आरेख इस प्रकार से होगा। पूछ सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे भी है तो समतलोत्तल लेंस जिसके समतल भाग को चांदीकृत करने पर प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो उसका फिगर इस प्रकार से सिर्फ फिगर बनाना रहता है। निर्विकल्प के लिए इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें क्या है ना कि 2 पार्ट्स है, एक समतल उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो fm फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इंफिनिटी, और समतलोत्तल लेंस के लिए 1/fl बराबर μ-1 1/r1 प्लस 1/r2। समतलोत्तल लेंस में r1 इक्वल टू r अगर इस प्रकार से होता तो ये क्या है कि स्फेरिकल सरफेस जिसकी वक्र त्रिज्या r और ये प्लेन मिरर, तो मींस r1 इक्वल टू तो हम लोग r लिख दिए और r2 इक्वल टू इंफिनिटी, तो प्लेन मिरर प्लेन सरफेस है तो r2 इक्वल टू इंफिनिटी। तो 1/fl इक्वल टू μ-1 r1 के स्थान पे r और r2 के स्थान पे इंफिनिटी रख दिए और कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन करके हम लोग को आया fl इक्वल टू r/μ-1। अब क्या है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि 1/f इक्वल टू जब लेंस और दर्पण दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 2/fl अब प्लस 1/fm आया था। उस फार्मूला का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिंस 1/f इक्वल टू 2/fl अब प्लस 1/fm। fl तथा fm का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो fm का मान इंफिनिटी और fl का मान r/μ-। अब हम लोग केस 2 में विचार करते हैं। जब समतलोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ को चांदीकृत की गई हो तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। समतलोत्तल लेंस 2 प्रकार का फिगर हम लोग बनाते हैं। एक अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है अपवर्तन के फलस्वरूप कहीं इस प्रकार से आकर के मिली और प्रतिबिंब मुख आई बिंदु पर एक मुख अक्ष पर ही बिंदुवत वस्तु वो है
अपवर्तन के फलस्वरूप आई बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनी। तो चाहे अनंत पर हो चाहे मुख्य अक्ष पर स्थित हो, प्रतिबिंब आई बिंदु पर वही पे आसपास में बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए वक्र पृष्ठ, इस बार दर्पण है, उस बार समतल दर्पण था, यहाँ पर वक्र पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r। तो आप जानते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, मीन्स Fm इक्वल टू r/2। समतलोत्तर लेंस के लिए 1/Fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। R1 समतलोत्तर लेंस के लिए R1 इक्वल टू ये हो जाएगा इंफिनिटी क्योंकि प्लेन सरफेस है, और R2 इक्वल टू हो जाएगा R वक्र पृष्ठ के लिए। वैल्यू रख देते हैं 1/Fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/इंफिनिटी और प्लस 1/r। कैलकुलेशन करने के बाद Fl इक्वल टू r बटे म्यू माइनस 1। अब चूंकि समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला जब लेंस और दर्पण एक दूसरे के संपर्क में हो तो 1/f इक्वल टू 2Fl प्लस Fm। Fl और Fm का मान, Fm का मान यहां से और Fl का मान यहां से हम लोग रखते हैं, और रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका F इक्वल टू r बटे 2 म्यू आता है। इस तरह से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जब समतलोत्तर लेंस के वक्र पृष्ठ को चांदीकृत सिल्वर्ड कर दिया जाए तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तब आपका आंसर होगा r बटे 2 म्यू। और इस प्रकार लेंस को चांदीकृत करने पर दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी समतलोत्तर लेंस के समतल भाग को चांदी की पॉलिश कर दी जाए, चांदीकृत कर दी जाए, तब लेंस कैसा व्यवहार करेगा। तो उस कंडीशन में लेंस जो है अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, लेंस जो है वह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, और किसी समतलोत्तर लेंस के वक्र भाग को चांदीकृत कर देंगे, चांदी की पॉलिश कर देंगे, तो लेंस जो है उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। याद रखिएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्लास है आपका ये 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर सुनिए और बार बार सुनने का प्रयास कीजिए ताकि आपको याद हो जाए।